प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। और आज हम अध्ययन करेंगे झारखंड की प्रसिद्ध कवयित्री निर्मला पुतुल के द्वारा रचित कविता आओ मिलकर बचाएं। तो पल पल परिवर्तित होते परिवेश की पुरजोर वकालत करती हुई निर्मला पुतुल कहती हैं कि हमारी संस्कृति को, हमारे प्राकृतिक पर्यावरण को बचाना है। आज के शहरी जीवन से, शहर की अपसंस्कृति से, अप का मतलब होता है गिरता हुआ जो आज का स्तर है शहरी का, जो हमारा पाश्चात्य अनुकरण की जो हमारी प्रक्रिया है उससे बचाना है हमारे इस संथाल परगना को, क्योंकि संथाल जनजाति से संबंध रखती है निर्मला पुतुल जी। तो निर्मला पुतुल कहती हैं, अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं, उसे बचाएं डूबने से। पूरी की पूरी बस्ती को हड्डियां में। तो यहां कवयित्री वकालत करते हुए कहती है कि जो हमारी बस्तियां हैं, जो हमारा झारखंड का ये संथाल परगना है, उसको नग्न होने से बचाना है। नग्न का मतलब है निर्लज्ज होने से बचाना है। अर्थात जिस प्रकार से ये शहर की आबोहवा, शहर की जो संस्कृति है, तन होता है पूरी तरह से वस्त्रों से ढककर हम रखें, लेकिन आप देख रहे हैं कि पाश्चात्य अनुकरण से तन की नुमाइश की जाती है, उसको जो है निर्लज्ज बताते हुए कवयित्री कहती है कि हमें अपनी संस्कृति, अपने जो वातावरण है, अपना जो रहन सहन है, उसको बचाना है। कहीं हम नग्न ना हो जाएं, कहीं हम उदंड ना हो जाएं, उच्छृंखल ना हो जाएं। तो उसकी वकालत करती है कि शहरी सभ्यता से, शहरी जीवन से, शहरी परिवेश से हमें बचाना है। अपनी इन बस्तियों को नग्नता इनमें ना आए, उच्छृंखलता, निर्लज्जता इनमें ना आए। बचाएं डूबने से, हम कहीं संस्कार विहीन ना हो जाएं। पूरी की पूरी बस्ती को हड्डिया में। अब जो ये पूरी की पूरी बस्ती है, ये जो है ऐसी ना लगे यहाँ के निवासी कि वो हड्डियों का मात्र ढांचा है, क्योंकि शहर का जो आप परिवेश देख रहे हैं भागम भाग का, और अति भौतिकवादिता वहां आ चुकी है। ज्यादा पैसे के लिए आपाधापी है, जिससे वो अपना स्वास्थ्य मानसिक भी, सामाजिक भी और शारीरिक रूप से भी नहीं रख पा रहे हैं। वो मात्र जो है हड्डियों के कंकाल बन चुके हैं। वैसा हमें नहीं बनना है। हम यदि अपने प्राकृतिक परिवेश में रहेंगे तो हम शरीर से भी हष्ट पुष्ट रहेंगे, मानसिक स्तर से भी, सामाजिक स्तर से भी हम जो है खुशहाल रहेंगे। हमें हड्डियों का मात्र ढांचा नहीं बनना है। हमारी इन बस्तियों को इस हड्डियों का जर्जर कंकाल बनने से उन्हें बचाना है। शहर की अपसंस्कृति से बचाना है। वहां की निर्लज्जता, उच्छृंखलता, उदंडता हमारी जो है बस्ती को अपने आगोश में ना ले। यदि हम बात करें काव्य सौंदर्य की, तो यहाँ जो ये नंगी शब्द है, यह 3 प्रकार से अपने अर्थ को प्रदर्शित करता है। 3 अर्थ दृष्टिगोचर होते हैं। पहला है कपड़ों का कम पहनना, और दूसरा इसमें जो है वह मर्यादाओं का टूटना और निर्लज्जता, और जो तीसरा है वह जो ये धरा है, संथाल परगना है, वह वृक्षों से जो है विहीन होता जा रहा है। वृक्ष भी जो है कट रहे हैं। यहाँ पर ये 3 प्रकार का जो दर्द है वो ये कवित्री इस अर्थ के माध्यम से प्रदर्शित करती है। और शहर की आबो हवा यह प्रतीक है अपसंस्कृति का, गिरता हुआ हमारा नैतिक पतन, चारित्रिक पतन, और इसी में शहरी जो चकाचौंध है उसको यहां दिखाया गया है। पूरी तरह से इसमें एक ललक है, एक कशिश है, एक दर्द है कि हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो ये ग्रामीण परिवेश है, ये जो संथाल परगना है झारखंड का, यह अस्त व्यस्त ना हो। यहां होने वाले उपद्रव से अपने आप को, अपने परिवेश को बचाने की कवित्री वकालत करती है। सेकंड जो हमारा स्टेंजा है कि अपने चेहरे पर
संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन, ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन दिल का, अखड़पन जुझारूपन भी। यहां लेखिका पुनः अपने सांस्कृतिक परिवेश के गरिमामय पर्यावरण और क्षेत्र की बात करते हुए कहती है कि हमारे चेहरों के ऊपर क्या हो, शहरी परिवेश का साया ना हो। शहर की जो संस्कृति है, उसकी जो चाल ढाल, पहनावा, खान पान, वो हमारे अंदर ना दिखे। क्या हो वहां, संथाल क्षेत्र की जो माटी का रंग है, अर्थात जो माटी का स्वाभाविक गुण है, या आप कह सकते हैं ये लाक्षणिक प्रयोग है माटी का रंग। इसका है अर्थ सांस्कृतिक विशेषता का परिचायक है ये, अर्थात हमारे स्वभाव में, हमारे चेहरों पर जो हमारी क्षेत्रीय जो लोक संस्कृति है हमारी, उसका रंग हो हमारे चेहरों पर। स्वाभाविक परिवेश की जो गरिमा है वह हमारे चेहरे से झलकती हो, अर्थात हम जो है अपने चेहरों के ऊपर जो बनावट है, कृत्रिमता है, वो ना रख करके स्वाभाविक रंग से अपने जीवन को सहजता, सरसता और मधुरता से व्यतीत करें। अर्थात प्रादेशिक गुण, सांस्कृतिक विशेषता हमारे चेहरों पर हो। भाषा में झारखंडीपन, झारखंडीपन का मतलब है उस परिवेश की जो वास्तविक बोली है झारखंड प्रदेश की, वह बनी रहे। और झारखंडीपन में निम्न सारे गुण समावेशित हैं। कौन कौन से, ये जो गर्मजोशी है, भोलापन है, अक्खड़पन है, जुझारूपन है, सक्रियता है, सरलता, सरसता जो है, ये सब कुछ जो वहां के नैसर्गिक गुण हैं, वो सब झारखंडीपन में आते हैं। ठंडी होती दिनचर्या में, दिनचर्या का ठंडा होना यह प्रतीक बनता है जो लोग वहां के निरुत्साहित हो चुके हैं, उदासीन हो चुके हैं, जो जीवन में ठहराव आ चुका है, उसकी बात करते हुए कवयित्री कहती है कि हमारे जीवन की जो गर्माहट है वह होनी चाहिए, जो जिंदा दिली है, जो जीवन की हलचल है, जो सक्रियता है, जो गर्मजोशी है, वह होनी चाहिए, न कि हमारी दिनचर्या बिल्कुल ठहराव वाली होनी चाहिए। ठहराव को यहां वर्जित करके इस चीज को यहां मान्यता दी गई है कि जीवन की गर्माहट आए, जोश, हलचल, जुझारूपन, जो गतिशीलता है वो हो, दिनचर्या में ठहराव ना हो। आगे कहा है मन का हरापन। हरा का मतलब होता है प्रसन्नता, खुशी, आमोद, प्रमोद, उत्साह, उमंग, अर्थात मन में ये हो। और भोलापन दिल का, और हमारे जो हृदय हैं वो बहुत ही भोले हों, अर्थात एक दूसरे के हम काम आए, सहजता से, सरलता से अपनी बात को रखें, एक दूसरे से हम मिलनसार हों, तो जो हमारी समरसता है वह जो है वह यथावत बनी रहे, उसको हमें क्या करना है, बचाना है। और अक्खड़पन, जुझारूपन भी, देखिए अक्खड़पन होता है जब कोई सरल हृदय का व्यक्ति किसी बात का जब हम उसकी का विरोध करें तो वह अड़ जाता है, अपनी बात पर जिद पर अड़ जाता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वो अक्खड़पन, जो गंवारूपन है, गांव से संबंधित जो स्वाभाविक जो विशेषता होती है चरित्र की, वो रहे। जुझारूपन, कार्य में आपने देखा है कि वो शरीर की परवाह ना करके उसमें जुटे रहते हैं, कठिन से कठिन पारिश्रमिक जो कार्य होते हैं उनको भी वो करते हैं, लकड़ियों को काटना, उनको लेकर के जाना, ठीक है, अपने परिवार का जो पालन पोषण के लिए जो वो व्यथित रहते हैं। ये जुझारूपन भी हो, अक्खड़पन भी हो, दिल से बिल्कुल भोले हो, सरस हो, एक दूसरे के काम आने वाले समरसता हो, और मन में हरियाली, उत्साह, उमंग हो, और जीवन के अंदर गर्माहट हो। इन सब को हमें क्या करना है, कवयित्री कहती है, मिल करके बचाना है। हमारी दिनचर्या में ठहराव ना आ जाए, वहां पर देयर शुड बी ए झारखंडीपन, झारखंड की जो स्वाभाविक चारित्रिक विशेषता है वो बनी रहे, और हमारी मिट्टी का जो रंग है, हमारी संस्कृति का जो रंग है, जो प्रादेशिक गुण है, वो हमारे चेहरों से झलके, अर्थात हम पूरी तरह से अपने इस परिवेश को बचाने में सजग रहें।
आपने संस्कृत में एक पढ़ा है कि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, माता जन्म देने वाले और हमारी जन्म भूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। उसी का कहीं ना कहीं यहाँ पर ये उपदेश जो है वह चरितार्थ हो रहा है। अग्रिम पद्यांश में देखिए कि भीतर की आग, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताजा हवा, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सौंधापन, फसलों की लहलहाट। कवित्री यहां पर बात करती है कि हमारी जो परंपरागत जीवन शैली है वह यथावत बनी रहे, उसका जो घटनाक्रम है जो यहाँ प्रस्तुत किया गया है वह यथावत बना रहे, ज्यों का त्यों विद्यमान रहे। भीतर की आग प्रतीक है हमारे आंतरिक जोश का, उत्साह की ऊर्जा का, मन की तीव्र इच्छा और उमंग का द्योतक है ये भीतर की आग, अर्थात वो बनी रहे। धनुष की डोरी अर्थात वो जो उनकी शैली है, दिनचर्या है, जिसमें वो धनुष का प्रयोग करते हैं, तो उनकी डोरी बनी रहे, कसी कसाई रहे। और तीर का जो नुकीलापन है वह बना रहे, उनका जो आखेटक कर्म है अर्थात आखेटक व्यवसाय है उसको वो करते रहें। और कुल्हाड़ी की धार भी यथावत बनी रहे। कुल्हाड़ी जो प्रतीक है वह श्रम का प्रतीक है, मेहनत का प्रतीक है। तो देखिए भीतर की आग और ये धनुष की डोरी, ये तीर का नुकीलापन और ये कुल्हाड़ी, ये सब मिलकर के दिखाते हैं संताल, जो ये संथाल जनजाति है वह स्वाभाविक उनकी स्फूर्ति को, तेजस्विता को, उनकी प्रचंडता को, उनकी कर्मठता को यहाँ पर दर्शाया गया है कि वो स्वाभाविक रूप से बहुत ही बहादुर हैं, हर प्रकार के मौसम की मार झेलने वाले और जीवन के जो कहते हैं उत्कट अभिलाषा उनमें विद्यमान है। प्राकृतिक परिवेश की बात करते हुए कहती है कि जंगल की जो हमारी ताजा हवा है वह बनी रहे, नदियों की निर्मलता भी रहे। शहरी जीवन में आपने देखा है कि कितने ही ऐसे उद्योग हैं जहां का मलमूत्र इन नदियों में बहाया जाता है, तो हमें इनको बचाना है, इनकी पवित्रता जो है बनाए रखनी है। और पहाड़ों का मौन, पहाड़ों की जो शांति, जो मौन है, उसका एक अलग ही आनंद और एक अलग ही जो है उसका अपना महत्व है, वह बना रहे। और गीतों की धुन, लोक गीत जो वहां के जनजीवन में गाए जाते हैं, सुनाए जाते हैं, उनकी धुन पर जो वो थिरकते हैं वो यथावत घटनाक्रम बना रहे। मिट्टी का सौंधापन, सौंधापन होता है खुशबू, मिट्टी की वो जो खुशबू है, जैसे बारिश होती है, आप स्वयं देख सकते हैं कि बारिश होने पर पहली बूंदों का जो असर मिट्टी पर पड़ता है, उससे अलग प्रकार की भीनी भीनी जो है खुशबू, गंध आती है, उसको कहते हैं सौंधापन। मिट्टी का सौंधापन बना रहे और फसलों की लहलहाट, जैसे फसलें लहलहाती हैं, ठीक है, वो सब बना रहे। तो इस प्रकार से कवयित्री ने यहाँ लोगों के पारंपरिक व्यवसाय और उनकी दिनचर्या में कोई परिवर्तन ना हो यह वकालत की है। और उसी के साथ जो प्राकृतिक वहां की छटा है, जो दर्शनीय गरिमा है, उसको भी यथावत बनाए रखने की बात यहाँ पर की गई है। इस कविता में कवयित्री झारखंड के जन जीवन के सुख दुख को भी यथावत बनाए रखने का आग्रह करती है। शहरी जीवन में जिस तरह से संवेदन शून्यता आ चुकी है वैसी हमारे परिवेश में ना आए, हम सुखों को भी और दुखों को भी खुल करके प्रकट करें, ऐसा यहाँ कवयित्री अपना भाव व्यक्त करती है। नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास और बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति। यहाँ जितने भी बातें कही गई हैं वो सुख और दुख दोनों का खुलकर के प्रकट करना कहा गया है। कि आप देखते हैं शहरी जीवन में एक के ऊपर एक ऐसे मकान बने हैं, ना लोगों को छत मिल रही,
ना आंगन मिल रहा है। अब वो कहाँ खेलें, कहाँ गीत गाएं। अगर शहर में लोग निकल करके यूं गीत गाने लगे तब भी असभ्यता कहलाती है। तो इस प्रकार का जो दिकियानुषी जीवन है, जो पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण है, जो हमें छद्म गरिमा दिलाता है, उसका यहाँ विद्रोह किया गया है कि नाचने के लिए कम से कम हमें खुला आंगन तो मिले, अपने आमोद प्रमोद को व्यक्त तो कर सकें, नाच तो सकें। वहां गाने के लिए गीत कम से कम मीठे मीठे गीतों को गा तो सकें। आप ग्रामीण परिवेश में देखते हो कि प्रत्येक त्योहार पर, प्रत्येक ऐसे खुशी के अवसर पर वहां के पारिवेशिक जो क्षेत्रीय जो गीत है उनको गाया जाता है, नृत्य किया जाता है, अलग अलग भाव भंगिमाओं का वहां जो है अभिनय किया जाता है। उसका एक अलग आनंद है। हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, अर्थात थोड़ी सी जो खिलखिलाहट है, खुल करके हंसना है, ऊंची हंसी से जो हंसना है वो स्वाभाविक हमारा वहां बना रहे। और रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत। शहर में आप देख सकते हैं कोई एकांत नहीं, हर जगह लोग खचाखच भरे पड़े हैं। लेकिन उस परिवेश में पहाड़ हैं, नदियां हैं, झरने हैं, कहीं पर भी बैठ करके व्यक्ति अपने एकांत में दुख को व्यक्त कर सकता है, रो सकता है। बच्चों के लिए मैदान यहाँ मांगे हैं, मैदान लुप्त हो चुके हैं। बच्चे कैसे खेलें? अपने अपने घरों में सामूहिक रूप से जो बच्चे हैं वो इकट्ठे नहीं हो पा रहे। बच्चों की दवाई बच्चे होते हैं, आपस में उनका खेलना, सामाजिक बनना, एक दूसरे के प्रति उनकी संवेदनाएं, भावनाएं कैसे पैदा होंगी जब इनका सामूहिकरण नहीं होगा। आगे पशुओं के लिए हरी हरी घास, लोगों ने कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ रखी जहां पशु अपनी किलोल कर सकें, स्वच्छंद गति से चर सकें, कूद सकें, रंभा सकें, ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी। पशुओं के ऊपर भी एक उदासीनता ठहराव आ चुका है। उनके जो दूध है उसमें भी वो स्वास्थ्य वर्धक नहीं रहा, क्योंकि पशु का स्वस्थ होना उसके दूध में उत्तम गुणों का संचार करता है। और बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति, जो वृद्ध लोग हैं वो भी पहाड़ों पर बैठ करके उनकी शांति में अपनी शांति समझते हैं और बड़े ही गंभीर भाव से एक दार्शनिक जो भाव है वृद्धों में पैदा हो जाता है, वो बिल्कुल अंतिम जीवन में उन पहाड़ों की तरह शांत हो जाते हैं। यह जो सब चीजें हैं वो उससे हम वंचित ना हो, उससे हम डिप्राइव जिसको कहते हैं अलग ना हो, इस चीज की कवित्री ने खुलकर और पुरजोर वकालत की है। अंतिम पद्यांश में कवित्री लोक जीवन के स्वाभाविक गुणों को बनाए रखने के लिए हमें प्रेरित करती है। स्वाभाविक जो उनका विश्वास है, जो आस्था है, जो समरसता, सामंजस्यता, सहयोग है, उसको बनाए रखने की बात करती है। आज जो शहरी संस्कृति के कारण उपजा हताशा, अविश्वास भरा जो माहौल है उसको निर्मूल करती हुई कहती है कि इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने, आओ मिलकर बचाएं। कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास। यहां पर आप जो कवित्री है उसकी पॉजिटिविटी देखिए कितनी गजब की है। वह कहती है कि ये माना आज का दौर अविश्वास का है। ये जो समय चल रहा है यहां पर एक दूसरे को शक की दृष्टि से देखते हैं। यहां कोई किसी का सहायक नहीं है, हर कोई छल प्रपंच भरे व्यवहार को करता है। जो ये व्यवहारिक छद्मता है वह पूरी तरह से लोगों पर हावी हो चुकी है। अब भी कहती है थोड़ा सा किंचित लेस मात्र जो है विश्वास बना रह सकता है यदि हम अपनी संस्कृति को बचाए रखें, अपने प्राकृतिक परिवेश को बचाए रखें। थोड़ी सी उम्मीद फिर भी बनी रह सकती है, थोड़े से सपने हमारे फिर भी जीवित रह सकते हैं। अर्थात हमारा जो ये लोक जीवन की सरसता है, जो विश्वास है, सौहार्द है, भाईचारा है, वह इस दौर में भी बना रह सकता है। उपरोक्त कारणों को यदि हम, उपरोक्त जीवन शैली को यदि हम बनाए रखें, जो कवित्री ने पहले कही, हमारे संसाधनों की, हमारे प्राकृतिक परिवेश की, उन सबके कारण इस दौर में भी हम इन मानवीय मूल्यों और गुणों को बचाए रख सकते हैं। फिर कहती है आओ मिलकर के बचाएं, अकेली नहीं, सब मिलकर के आ जाओ, बचा लेंगे हम।
इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है, बहुत कुछ बचा सकते हैं हम इस दौर में भी। ये जो दौर शब्द है यह इस भौतिकवादी समय का द्योतक है। आज जो लोग हैं सुख, भौतिक संसाधनों से प्राप्त सुख को ही सुख मानते हैं। यह जो बच्चों धरती है वह हमारी मूलभूत आवश्यकताओं की तो पूर्ति कर सकती है, परंतु हमारे लालच की पूर्ति कदापि नहीं कर सकती। लोग जो है इतने लालची हो चुके हैं कि खाद स्प्रे डाल डाल करके इस पृथ्वी का जो है गला घोंट रहे हैं, जो हमारे विनाश का प्रतीक बनेगी। जल हमने प्रदूषित कर दिया, वायु हमने प्रदूषित कर दी, संस्कृति हमने प्रदूषित कर दी। आखिर ऐसा कौन सा मानवीय मूल्य बचा है जो हमने आज ठीक रखा हुआ है? हमारा नैतिक पतन हो चुका है, चारित्रिक पतन हो चुका है, सामाजिक पतन हो चुका है। आज लोग सिर्फ अपने स्वार्थों को निहित देख करके आगे पांव रखते हैं। तो कहती है कि बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास जो कुछ बचा है उसको हम बचा सकते हैं यदि हम निर्मला पुतुल जी के द्वारा कही गई बातों का अनुसरण करें। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह जो कविता है वह आपको भी, हमें भी और स्वयं निर्मला पुतुल जो अपने परिवेश के बारे में बात करती है वह सर्वथा सत्य है। हमें अपना जो आदर्श है, अपनी जो संस्कृति है, हमारी जो गरिमा है उसे बचाए रखने के लिए निरंतर प्रयत्नबद्ध रहना चाहिए। हम किन्हीं और को भी देखते हैं, उनका भी यथोचित मान सम्मान हमें करना चाहिए। हमें उनके ऊपर हंसना नहीं चाहिए, उनके क्षेत्रीयता पर, उनके गंवारूपन पर, उनके अक्खड़पन पर, उनके जुझारूपन पर, उनकी उस पारंपरिक बोली के ऊपर हमें उनका मान रखना चाहिए और मन में यह भान हो कि कोई तो है जो अपनी संस्कृति को अब भी बचाए रखता है और रखे हुए है। हम स्वप्न में भी जिन स्वप्नों का अनुसरण करते हैं वो भी हमारी संस्कृति का पर्याय होते हैं। जो कुछ देखते हैं, सुनते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उन सब का जो संयोजक गठन है वो सारा का सारा सांस्कृतिक ढांचा है। तो हमारे जो मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं, वो भी हमारी संस्कृति को ही दर्शाते हैं। आपने एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। इंग्लिश में कहेंगे किल टू बर्ड विद वन स्टोन, अर्थात एक पत्थर से दो पक्षियों को मार दो। वहां हिंसा दिखाई दे रही है, लेकिन जब हम कहते हैं एक पंथ दो काज, अर्थात एक रास्ते पर हम जाते हुए दो कार्य कर लें, तो हमारी जो संस्कृति, हमारी जो लोकोक्तियां हैं उनके अंदर हमारा कैसा जो है चारित्रिक जो उद्भव है, जो उसकी विधान है वह नजर आता है और पाश्चात्य संस्कृति का जो आप देख सकते हैं। तो इसी प्रकार से बच्चों, यह कविता हमें बहुत प्रोत्साहित करती है कि हम अपने आप को बचाए रखें, अपने परिवेश को, अपने स्वभाव को, अपने गुणधर्म को, अपनी कर्मठता को। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की कक्षा का समापन करता हूं। आपको यह कविता कैसी लगी आप कमेंट में अवश्य लिखें। फिर भी आपका अगर कोई शंका समाधान है उसका मैं भरसक यथासंभव दूर करने का, निर्मूल करने का प्रयत्न करूंगा। अंत में पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूं कि इतना समय आपने दिया। धन्यवाद।